नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें, बल्कि अगर संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें। सत्य हिंदी की पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ऐसे समय में जबकि पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करेंगे प्रभु चावला जी से, जो देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और यूनियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। लेकिन उनसे बड़ा परिचय उनका ये है कि शायद ही इस वक्त दिल्ली में कोई ऐसा पत्रकार होगा जिनके पास इतनी ज्यादा जानकारी और इतना ज्यादा अनुभव होगा, और उनसे बेहतर राजनीतिक विश्लेषण शायद ही देश के अंदर या दिल्ली के अंदर बैठे पत्रकारों में कोई करता हो। इस वक्त के जो 3-4 बड़े सवाल है उनसे ही हम बात करेंगे प्रभु चावला जी से। पहला सवाल तो इसी बात को लेकर यह है कि एक मोमेंटम जो विपक्ष के हाथ लगा था जब 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पे बहुमत नहीं मिल पाया था और विपक्ष काफी बम था उस वक्त, और ये कहा जा रहा था कि अब कम से कम संसद के अंदर और बाहर सरकार पर एक अंकुश लगेगा। क्या हरियाणा और महाराष्ट्र, खासतौर पर महाराष्ट्र की जबरदस्त जीत के बाद वो मोमेंटम खत्म हो गया है? क्या विपक्ष पूरी तरीके से डिमोरलाइज्ड हो गया है? और क्यों विपक्ष जो है वो ईवीएम के सहारे अपनी हार को देखने की कोशिश कर रहा है? दूसरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी के मसले को बड़े पैमाने पर खड़ा करने की कोशिश की है, क्या उसका कोई औचित्य है? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि अडानी के मसले पर खुद विपक्ष में ही विभाजन है। खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर से यह खबर आ रही है कि लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं है कि ये वो मुद्दा है जिससे जनता जुड़ती है या जिससे कांग्रेस पार्टी को कोई राजनीतिक फायदा हो सकता है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ने एक तरीके से अपनी अलग राह बनाने की कोशिश भी की है। और तीसरा प्रश्न जो इस वक्त है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी में जो देवेंद्र फडणवीस की जीत और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के क्या अर्थ निकलने चाहिए। और चौथा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि नए अध्यक्ष का चुनाव बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उम्मीद की जा रही थी लोकसभा चुनाव के बाद होगा, लेकिन अभी भी जेपी नड्डा न केवल अध्यक्ष बने हुए हैं बल्कि नया अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर किसी तरीके की कोई सुगबुगाहट दिखाई भी नहीं पड़ रही है। जेपी नड्डा खुद राज्यसभा के अंदर लीडर ऑफ हाउस है, खुद पार्टी के अध्यक्ष है और साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर भी है। तो इन सब चीजों के राजनीतिक अर्थ क्या है जानेंगे प्रभु चावला जी से। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। पहला सवाल तो इसी बात को लेकर ये, क्या महाराष्ट्र की जीत के बाद विपक्ष पूरी तरीके से धराशायी हो गया है और नरेंद्र मोदी और बीजेपी एक बार फिर अपने पुराने उसी मोड पर लौट आई है? तो अगर लेसन देखें, उसका मैसेज क्या महाराष्ट्र इलेक्शन का ये है कि ये प्रचार हुआ था और ये इंप्रेशन भी बना था कि वहां पर जो है शरद पवार की जो टीम है वो शायद जीत जाएगी। तो उस माहौल के परिप्रेक्ष्य में देखें, उस माइंडसेट के बारे में देखें और पब्लिसिटी के बारे में देखें, तो जो अपेक्षा थी पत्रकारों के भी, पत्रकारों को मिला करके कि वो लोग जीत जाएंगे, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो टीम लीड की गई है युति की, महायुति की, उनकी जीत एक तरह से निराश करने वाली बात तो है उन लोगों के लिए। ये बात सच है कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सफलता मिलती है। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में लग रहा था कि वो कांटे की टक्कर होगी, बड़े मजे से बीजेपी का हार जाएगी। वहां पर वो जीत करके दोबारा से आ गए थे। हालांकि वो भी सरकार तोड़ के बनाई थी उन्होंने, यहाँ भी सरकार तोड़ के बनाई है और दोबारा से मैंडेट मिल गया। जो मध्य प्रदेश का जो मॉडल था कि कमलनाथ की सरकार गिरा करके मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, उसी तरह से ये भी मॉडल ये है कि ठाकरे की सरकार गिरा करके बीजेपी, शिवसेना राबल है उनको बना करके वो सरकार बनी है। तो एक किस्म से ये कहते हैं कि रिन्यूड मैंडेट है। 2019 का अगर मैंडेट को लेकर के चलें, तब भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी मिली थी और 200 से ज्यादा सीटें मिली थी तब भी। और 220 का रिकॉर्ड, 120 का रिकॉर्ड पहले भी दिया रुका है। तो मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देती है, इसलिए ज्यादा एम्पलीफाई की जा रही है। उनको लगता था कि ये जो शरद पवार ने टीम बनाई है वो जीत रही है। हालांकि ये री मैंडेट है बीजेपी के लिए, दोबारा से आप कह सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, मैंडेट के साथ वोट मिला है। उस वक्त चीफ मिनिस्टर देव फडणवीस थे, इस बार देव फडणवीस को सबको पता था कि वही बनेंगे, अगर सरकार आती है सबको पता था कि वही बनेंगे। तो मेरे को लगता है कि महाराष्ट्र का जीत मैं बड़ी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं दूंगा कि उसके अंदर जिस तरह से लग रहा है कि शिवसेना
का नेता कौन होगा, शिवसैनिक हम्म, किसको मानते हैं, ये तय हो गया है कि शिवसेना एक्चुअली शिंदे के पास है, ठाकरे के पास नहीं है। इस तरह से उनकी हार हुई है। इसी तरह नेशनल पार्टी जो है, नेशनल एनसीपी है, उसके अंदर शरद पवार का जो प्रोग्राम था कि वो अपनी बेटी को जो आगे लेकर के आएंगे, तो उसको भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि शरद पवार जी टाटा बाय बाय, आपकी राजनीति खत्म हो गई है, आपको अपने भतीजे को अपना सक्सेसर बनाना चाहिए था। उन्होंने प्रूव कर दिया कितनी चीजें जीती है। तो मेरे को सेटल हो गई हैं चीजें वहां पर। रीजनल पार्टी जो बन रही थी पहले से, रीजनल पार्टी को खत्म करने का जो एक ऑब्जेक्टिव था बीजेपी पार्टी का, कि शिवसेना और एनसीपी खत्म हो जाएंगे और बीजेपी की अपने मुद्दे पर आ जाएगी मेजोरिटी। वो शायद थोड़े शॉर्ट रह गए, 130 सीटों पर आकर के रुक गए। हालांकि स्ट्राइक रेट 90% स्ट्राइक रेट बहुत होता है, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को 90% स्ट्राइक रेट नहीं मिला। तो बीजेपी का उद्देश्य क्या था कि बीजेपी की अपने बल पर मेजोरिटी आए, वो नहीं आई, इसलिए अभी भी उनको थोड़ा बहुत डिपेंडेंट बनना पड़ रहा है। परंतु ये तय हो गया कि वहां का रीजनल पार्टी सरवाइव कर गई हैं। बीजेपी का अगर जो हिडन प्लान था कि एनसीपी को, जो कि एनसीपी के बारे में बड़ा चल रहा था कि एनसीपी को गिराना चाहते हैं, एनसीपी बड़े सीटें जीत करके आई है, इसलिए लगता है कि एनसीपी आगे से ट्रबलसम पार्टनर बन सकती है इनके लिए। तो बीजेपी के लिए मैं कहूंगा 60% खुशी की बात है, 40% दुख की बात भी है कि उन्होंने ये कहे कि हमने पार्लियामेंट का बदला ले लिया। तो उसमें ये खुद कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर क्योंकि मोदी जी के लिए वोट मांगा गया था, वहां कम मिले, इसलिए देवेंद्र फडणवीस के लिए वोट मांगा गया, इसलिए ज्यादा मिले। तो इसका मतलब ये हो कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अंदर मोदी जी से ज्यादा पॉपुलर है। बीजेपी को जो फैसला करना होगा, तो बीजेपी इस बात से फैसला नहीं कर पा रही है कि वो जीत मोदी जी की वजह से हुई है या फडणवीस की वजह से हुई है या आरएसएस की वजह से हुई है। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी की जीत हुई है। ये निराशा इसलिए है कि पवार साहब और जो ठाकरे साहब हैं, उन दोनों की बुरी तरह से हार हुई है और उनको राजनीति का अपना ध्रुवीकरण सोचना पड़ेगा कि क्या उनके साथ लोग चल सकते हैं कि नहीं। ऑल्टरनेटिव बीजेपी का वहां पर कौन होगा, इसकी लड़ाई अब शुरू होगी, क्योंकि तीनों पार्टियां जो हैं इंपॉर्टेंट, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तो रूलिंग पार्टी के अंदर है, रूलिंग अलायंस के अंदर है। तो अपोजिशन कौन है वहां पर? इन सबको मिलाकर के भी नहीं बनती एक पार्टी के बराबर। तो इसलिए महाराष्ट्र के अंदर सवाल वो खड़ा हो गया है कि विरोधी दल में कौन होगा, इन तीनों जो सरकार में उनमें से एक निकलेगा या ये मिलकर के दोबारा कुछ करेंगे। मेरे को लगता है महाराष्ट्र का लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है अगले फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए। प्रभु जी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। क्या आपने जो बातें कही कि कहीं बीजेपी का एक गेम प्लान था कि जो रीजनल पार्टियां हैं वो खत्म हो जाए। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी थी, शरद पवार की जो एनसीपी थी, वो बहुत कमजोर इस वक्त दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसी मजबूती के साथ शिंदे की शिवसेना खड़ी हो गई है और उसी मजबूती के साथ अजीत पवार की एनसीपी खड़ी हो गई है। तो क्या बीजेपी अपना अपना जो गोल था उस पर कामयाब हुई या कामयाब नहीं हुई, या आपको आने वाले समय में ये लगता है कि अब बीजेपी की दृष्टि शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार के से होगा और आने वाले कुछ दिनों में इनके बीच में लड़ाई शुरू होगी? तो ये बड़ा स्पष्ट होगा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के अंदर। बीजेपी हर स्टेट के अंदर नंबर 1 पार्टी बनती जा रही है, पहले किसी जमाने में नहीं थी। ये देखने वाली बात है। आपको देखना होगा कर्नाटक के अंदर जैसे नंबर 2 पे आ जाती है, परंतु बीजेपी अपने बलबूते पर 130 सीटें लेकर के आना उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट है। अभी 150 में से 130 लेकर कर आते हैं, बाकी का रिकॉर्ड 40% भी नहीं है, 40% के करीब है। तो बीजेपी का जो अपना है कि अपने बलबूते पर, उनका अल्टीमेटली उद्देश्य तो यही है कि बीजेपी सारे देश के अंदर राज करेगी, 2/3 मेजोरिटी उनकी आएगी। जो एजेंडा है, अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है अपने हिसाब से, तो उनके लिए 2/3 मेजोरिटी उनको 2/3 स्टेट्स के अंदर भी चाहिए, तो 2/3 पार्लियामेंट के अंदर भी चाहिए। अब राज्यसभा के अंदर उनके एमपी बढ़ जाएंगे इस बार, जैसे ही इनके 130 लोग आए हैं, तो राज्यसभा के अंदर इन लोगों को मेजोरिटी अपने आप चाहिए। बीजेपी के लगभग 100 के करीब एमपी हैं, जो भी थोड़े कम हो गए हैं, इस बार 100 से ऊपर आंकड़ा पास कर जाएंगे। तो उनका उद्देश्य ये होगा जैसे कि जीतने से कि 122 या 123 जब राज्यसभा के अंदर हो जाएंगे, तो बीजेपी की अपनी मेजोरिटी वहां पर हो जाएगी। अल्टीमेट उद्देश्य तो उनका ये है कि महाराष्ट्र के अंदर आप जो सवाल आपने उठाया कि बीजेपी का बिल्कुल एजेंडा यही है कि एक पार्टी का राज होना चाहिए। ये रीजनल छोटी छोटी पार्टी जो ब्लैकमेल करती हैं, जिनका एजेंडा, अब एनसीपी और शिवसेना में कॉमन क्या है? कुछ नहीं, कॉमन नहीं है। बीजेपी और एनसीपी में कॉमन क्या है? ये सबसे बड़ी नेचुरली करप्ट पार्टी थी जो एनसीपी, जो मोदी जी के लिए वो पार्ट ऑफ द सिस्टम है। तो बीजेपी का धीरे धीरे यही है, धीरे धीरे चलो और अपना पूरा प्रदेश के अंदर जाके कब्जा करो। जैसे अब सबसे बड़ी राजनीतिक मैसेज ये भी है कि जो छोटे स्टेट है, झारखंड के हार गए, झारखंड के अंदर उनको दोबारा से मैंडेट मिलना, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है उन सोरेन के खिलाफ, ये अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार है।
बीजेपी ने वहां पर सब लोगों को बंद भी किया, चीफ मिनिस्टर को भी जेल में बंद किया, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद इतनी मैसिव मेजोरिटी, उसकी अपनी मेजोरिटी ऑलमोस्ट आ गई है। तो ये भी अपने आप में देखने की ये अंडर प्ले किया है हमारे मीडिया ने कि जो झारखंड की हार है वो एक बहुत बड़ा लेसन है कि अगर ईस्ट की तरफ जाएं, नॉर्थ की तरफ बढ़ें, तो हर प्रदेश जैसे पंजाब में राज उनका नहीं है, दिल्ली में राज उनका नहीं है, अब वहाँ झारखंड में नहीं है, अब देखना बिहार में क्या होता है, वेस्ट बंगाल में नहीं है। तो इस पर साउथ के किसी स्टेट में छोड़ इनकी सरकार नहीं है इस वक्त, चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर कर रहे हैं, परंतु बाकी जगह कुछ नहीं है। तो इस तरफ बढ़ेंगे बीजेपी की अपना एक्सपेंशन फुटप्रिंट को कैसे बढ़ाना है, ये एक मैसेज है। परंतु बीजेपी अपने आप को हर स्टेट के अंदर, अभी 12 या 13 प्रदेश के अंदर उनके मुख्यमंत्री हैं, अब 13 में हो जाएंगे इसके बाद मिला करके, बाकी 5 के साथ कोएलिशन गवर्नमेंट इनकी है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो सरकारें बदलती रहती है, जो भी सेंटर में आएगी उसके साथ चले जाएंगे, तो उसको मैं इंपॉर्टेंस इतनी नहीं देता। हालांकि मोदी जी नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं, कल भी उन्होंने इतनी बड़ी यहाँ पर एक काम किया, वहाँ पर बुलाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया बुला रखा है। परंतु बीजेपी का उद्देश्य ये है कि जहां जहां उनकी रीजनल पार्टियां चैलेंज है, उनको या तो तोड़ लो अपने साथ मर्ज करके, उनकी सहायता से अपनी संख्या बढ़ाओ, या अपना डायरेक्ट लड़ो। ऐसे उन्होंने झारखंड में कोशिश की तोड़ने करने की, उन्होंने वहां पर तोड़ा। उड़ीसा के अंदर वो सक्सेसफुल हो गए, वहां पर भी बीजेपी की सरकार बन गई। तो उनका उद्देश्य बड़ा रहेगा, जहां जहां अब उन्हें कोशिश की अखिलेश यादव की पार्टी को तोड़ने की, वहां पर नहीं सक्सेसफुल हुए। काफी हालांकि एमपी 3-4 उनके राज्यसभा के छूट के चले गए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे पंजाब के अंदर उन्होंने कांग्रेस को तोड़ा, अकाली दल से लोग सुन लिए, काफी बीजेपी के अंदर जितने भी सिख लीडर हैं ज्यादातर कांग्रेस हैं, अकाली दल के हैं। तो एक पैटर्न है बीजेपी का, जहां जहां रीजनल पार्टी से बीजेपी को नुकसान होता है, उनको या तो हड़प लो या अपने साथ ले लो, उनको यूज करके सरकार में अपनी संख्या बढ़ाओ, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में उनको समाप्त कर दो। तो उनका नेशनल एजेंडा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। तो क्या आप ये मानते हैं कि अब महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब ठाकरे की लेगेसी और शरद पवार की लेगेसी, जो पिछले 30 साल से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति को डिफाइन कर रहे थे, या महाराष्ट्र की राजनीति उनके बगैर डिस्कस नहीं हो पा रही थी, अब वो युग खत्म हो गया है? और उसी के साथ साथ अब देखो, बाला साहब का नाम लेकर के फोटो लगा करके एकनाथ शिंदे बैठते हैं अभी भी। तो अगर लेगेसी की बात करें तो ये इनहेरिटरी नहीं है, ये बिल्डिंग नहीं है कि आपने अपने बेटे का नाम कर दिया, कंपनी नहीं है। अब शिव सैनिक ने बता दिया कि बाला साहब का एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। वो तिलक लगा के चलते हैं, मराठा हैं, नीचे से ऊपर आए हैं, एग्रेसिव हैं, अभिमान भी गए वो पार्टी के साथ, उनके जो मोदी जी कहेंगे, शाह जी कहेंगे, उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। अब ये पहली बार हो रहा है कि देवेंद्र फडणवीस पहले चीफ मिनिस्टर, फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी है, उसके अंदर चल रहे हैं। तो अब आगे जाकर के शिंदे की स्ट्रेटजी क्या रहती है कि उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि वो शिवसेना है, और शिवसेना का सिंबल भी उनके पास है, नाम भी उनके पास है। आगे जाकर के जो बाल ठाकरे जी ने किया, क्या शिंदे आज से 2 साल 3 साल बाद वही करेंगे बीजेपी के साथ? उनकी बात मानी जाएगी, और एनसीपी वाले भी वही करेंगे नहीं करेंगे, देखने वाली बात है। तो इसलिए एनसीपी शरद पवार की पार्टी रिप्लेस कर चुके हैं। नेशनल पार्टी जो है ये एनसीपी, वो आप शरद पवार नहीं बना सकते, उनको एक्सेप्टेबिलिटी मैंडेट नहीं मिला है। अब दोबारा खड़ी कर सकते हैं अपने नाम से, वो दूसरी बात है, नए सिंबल से नाम से खड़ा कर सकते हैं। तो शरद पवार 85 साल की उम्र में नई पार्टी, नया सिंबल खड़ा कर पाएंगे? मेरे को लगता है वो अभी बहुत डिफिकल्ट है, उनकी पॉलिटिकल इनिंग खत्म हो गई है। उद्धव ठाकरे के बारे में आपका क्या मानना है? मेरे को लगता है इसके बाद उनकी भी इनिंग खत्म हो गई। उनके बेटा हालांकि काफी एक्टिव है, उसके बेटे के अंदर कितना, क्योंकि कम वोटर से जीते हैं, इतनी वोटर से जीते नहीं, हालांकि उनको, मेरे को लगता है उसके अंदर वो ठीक है, इंटेलिजेंट है, बोलता ठीक है, परंतु एजेंडा उनके पास भी नहीं है कि शिवसेना, उनकी शिवसेना को लोग वोट क्यों दें। फर्क क्या है, जो एक उनकी यूनिक आइडेंटिटी थी वो शिंदे ने ले ली। अब उसको आदित्य ठाकरे को प्रूव करना होगा कि उनके पास क्या है, जो अल्टरनेटिव पॉलिटिकल एजेंडा या अल्टरनेटिव पॉलिटिकल मैसेज क्या है, जो एकनाथ इतने से बेटर है। बहुत हिंदूवादी वो भी अपने आप को कहते हैं, और जिस सरकार में वो तो हिंदुत्व सरकार वैसी ही है। देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के आदमी हैं और सब हर बार राम भजन करते रहते हैं, तो उनके खिलाफ क्यों किसी को मानेंगे। तो मेरे को लगता है कि आदित्य ठाकरे और सुप्रिया सुले जो भी बचा उनकी पार्टी के अंदर, उनके लिए सिस्टम में आप एडजस्ट कर पाना, बड़े सिस्टम के अंदर बड़ा मुश्किल होगा। उनको कोई अल्टरनेटिव पार्टी में अपने आप को मर्ज करना पड़ेगा, उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते। सर, देवेंद्र फडणवीस का नाम जब शुरू से था कि बीजेपी की सरकार बनेगी या बीजेपी को अगर बहुमत मिलेगा या बहुमत के करीब भी पहुंचेगी, तो देवेंद्र फडणवीस स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे और मुख्यमंत्री वही अंत पे हुआ भी है।
लेकिन ये फैसला करने में 12 दिन क्यों लग गया भारतीय जनता पार्टी को? पहले दिन से कह देती। नहीं, पहले दिन से ठीक है, आप देखा होगा ना, पहले तो अपने आप को, क्योंकि लोकसभा एक बड़ा प्रॉब्लम है, लोकसभा के अंदर इतना मैसिव वो प्रॉब्लम है कि आपको सपोर्ट एक के लिए नहीं है, दूसरी के लिए नहीं है, तो कभी किसी भी तरीके से वो कहीं भी अपना फैसला इम्पोज नहीं करना चाहते, तो आर्गूमेंट से, डिस्कशन से, डायलॉग से, दंड मंड सब करना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस पहली बार, पिछली बार क्या हुआ था, वो ठाकरे जी के घर नहीं गए थे मिलने के लिए उनको कि आप मान जाइए, तो गड़बड़ होगी वहां पर। इस बार ठाकरे जी के घर देवेंद्र फडणवीस जैसे ही गए तो मान गई, बात बन गई। तो लोकल लेवल के 3 लीडर जो हैं, इस बार 3 लीडर जो हैं आपस में मिलकर के बात कर ली, उन्होंने ये कोशिश नहीं की यहाँ से इम्पोज कर दिया जाए। देवेंद्र फडणवीस पहले कैंडिडेट थे और बीजेपी का राइट भी बनता है 120 सीट लेकर के आना, 130 सीटों के अंदर। मेरे को लगता है मॉरल राइट भी उन्हीं का बनता था। ये शिंदे जी को करना नहीं चाहिए, मानना, जिद करनी नहीं चाहिए थी, उन्होंने मान लिया कि अच्छी बात है। परंतु 12 दिन इसलिए लगे कि मेरे को लगता है कि बीजेपी नई स्ट्रेटेजी है कि आप दबाव जो है कि डंडे के जोर पर किसी को मत बनाइए, डायलॉग की बात करिए, समझाइए, उसके बाद डंडे की जरूरत पड़े करिए। डंडा तो उनके पास है ही ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए डायलॉग करके एक हैप्पी एंडिंग जिसको बोलते हैं, सब मिलकर के वहां चलेंगे। अब कितने दिन चलेंगे ये दूसरी बात है, परंतु इसमें यह है कि बीजेपी की स्ट्रेटजी है बातचीत से बाहर, अपने सहयोगी जो दल हैं उनके साथ बातचीत से आगे एक बात चढ़ाइए। जैसे भी नीतीश कुमार के साथ यही हो रहा है, अभी देख लें, अभी 1 महीने बाद पता लगेगा वहां क्या होने वाला है। बट प्रभु, एक सवाल यहाँ पे लोग बार बार कहते हैं कि दरअसल दिल्ली के लोग नहीं चाहते थे, दिल्ली का मतलब शाह और मोदी नहीं चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस फिर मुख्यमंत्री बने, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस बहुत तेजी के साथ उमर्ज किए। 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री थे। वसंत राव नाईक के बाद पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। फिर एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी 2019 में जो है वो शिवसेना और बीजेपी की सरकार बन जाती अगर उद्धव ठाकरे उनके साथ से नहीं छटकते, और अब 234 सीटें आ गई हैं। तो क्या देवेंद्र फडणवीस जो है वो भविष्य के नेता के तौर पर हैं, क्योंकि उनका नाम पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर भी चल रहा था। तो कुछ लोगों को ये कहना है कि दरअसल देवेंद्र फडणवीस एक मोदी के बाद की जो बीजेपी है उसमें एक बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर इमर्ज कर रहे हैं, और यह बात शायद अमित शाह या कुछ दूसरे बड़े दिल्ली के लोग आशुष, मैंने पहले कई बार कहा कि हम लोगों की आदत है जन पत्रकारों की, अपनी बात कह दो, फिर उसके बाद यकीन नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ। पर सवाल है, किसने कहा कि देवेंद्र फडणवीस टीवी चैनल पे चल गया, उनको घर मिल गया, यहाँ पर अध्यक्ष बनने वाले हैं, कई अखबारों में छपा, कहाँ छपा, कोई घर नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। हम लोग चेक तो करते नहीं, जिसने किसी को बात बता दी, हम लोगों का जो जर्नलिज्म मेरा था उस जमाने में, तो हम लोग क्रॉस चेक करते थे। तो हमने फैसला कर लिया देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष बनने वाला है। अध्यक्ष तो किसी को बनना ही अल्टीमेटली, उसमें से देवेंद्र फडणवीस एक कैंडिडेट हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये कि देवेंद्र फडणवीस को यही नहीं चाहते, अगर यही नहीं चाहते बन नहीं सकता। सवाल ही अगर मोदी और शाह, पर्टिकुलरली मोदी अगर वीटो करते, उनके पास वीटो पावर तो है, किसको नहीं बनने थे, किसको बनाए शायद उसमें नहीं है, वो आरएसएस के अंदर आती है बिल्कुल। देवेंद्र फडणवीस नहीं बने, इसमें कोई नेगेटिविटी कोई भी कह नहीं सकते क्यों नहीं बने। एक लिए कि वो चैलेंज देंगे, चैलेंज सवाल ये है कि 74 साल के मोदी हो गए हैं, 5 साल और रहेंगे, 79 हो गए हैं, उसके बाद कोई ना कोई तो बनेगा ना, वो खुद भी चाहेंगे कोई बनना चाहिए। अब किसके साथ, अमित शाह जो है अभी 60-62 साल के हैं, 60 साल के हो गए शायद। आप देखिए, हिस्ट्री देखिए, अटल जी ने और अडवाणी जी ने भी 40-50 के लोगों के बीच में लोगों कईयों को खड़ा किया। तो आपको लगता है कि उनको चैलेंज देने वालों को लिए खड़ा किया? अरुण जेटली भी थे, सुषमा स्वराज भी थी, शिवराज चौहान भी थे, नरेंद्र मोदी खुद थे। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाएंगे, ये अडवाणी जी ने कई बार डिस्कस भी किया कि हो सकता है इसमें हमारे 5 प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, तो उनको खतरा नहीं लगता था। अब नरेंद्र मोदी को हटा ही नहीं सकता कोई। सवाल ही बताइए कि पॉपुलर मैंडेट भी नेशनल है उनके पास, और उनके नाम से लोग जीत के आते हैं। जिनका आप नाम ले रहे हैं उसके अंदर 15-20% मोदी जी का भी कंट्रीब्यूशन होगा। अगर देवेंद्र फडणवीस कहें कि मेरे नाम से मैं जीत गया हूँ, ये बात सिर्फ अतिशोक्ति होगी। देवेंद्र मोदी के खिलाफ अगर मोदी नहीं चाहेंगे तो नहीं बन सकते। अब शिवराज चौहान के बारे में यही कहा जाता था कि उनको अध्यक्ष बनाएंगे, फिर उनको बनाना नहीं चाहते, ठीक है, वो नहीं बने मुख्यमंत्री। तो इतना बड़ा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री उनको यहाँ पर दे दिया गया और उनको इंचार्ज भी बनाया गया, हर जगह है। पर ये बात ये है कि प्रधानमंत्री हमेशा डिसाइड करते हैं। अटल जी थोड़े फ्लेक्सिबल थे, मोदी जी उतने फ्लेक्सिबल नहीं है। परंतु ये नहीं लगता कि चैलेंज क्यों नहीं था। अगर देवेंद्र फडणवीस कैंडिडेट, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्व का विषय है कि उनके पास प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कितने हैं। अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, शिवराज चौहान हैं, इतने सारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। कांग्रेस पार्टी के पास कौन है? एक भी नहीं, बेटे के अलावा। इनहेरिटरी राहुल गांधी जो एक इशू को लेकर पड़े रहते हैं। तो आपको, हम पत्रकारों को परेशानी किस बात की? अगर बीजेपी के पास ऑलरेडी 5 प्राइम मिनिस्टर हैं,
तो बीजेपी के अंदर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, ये अच्छी बात है डेमोक्रेसी के लिए। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, क्योंकि बीच में आपने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का नाम आया, अखबारों में यहाँ तक छप भी गया, अखबार के फ्रंट पेज पे छप गया कि देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं, फिर वो मुख्यमंत्री बन गए। दिक्कत कहाँ पे आ रही, क्यों नहीं बन पा रहा है बीजेपी का नया अध्यक्ष, जबकि सब कुछ अगर आरएसएस भी तय करता है तो आरएसएस भी मोदी जी से बात करता है, अमित शाह भी मोदी जी से बात करते हैं, तो इतना दिक्कत क्यों हो रही है? जेपी नड्डा को आप देख ही रहे हैं कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी, लीडर ऑफ हाउस है राज्यसभा के अंदर, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत हमारे पत्रकारों से सबसे ज्यादा, सबसे पहले तो कि पत्रकार बनाना शुरू कर देते हैं। हमारे पत्रकारिता इतनी हो गई है कि उसके कारण है क्योंकि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ड्राई हो गए हैं। बीजेपी के अंदर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं, आपको इंफॉर्मेशन कहीं से कांग्रेस पार्टी से भी नहीं मिलती, वहाँ पे लोग नहीं, आपने देखा होगा कांग्रेस के लोग भी बड़े, एक ही आदमी सोर्स है, कोई और कोई सोर्स है ही नहीं, तो उसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। तो सोर्सेज जब इनकम ड्राई कर जाते हैं तो हम स्पेकुलेटिव जर्नलिज्म में जब 750 चैनल होंगे और हजारों न्यूज साइट होंगी, उसके अंदर हर पत्रकार जिसको नौकरी से निकाल दिया वो अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर देता है, तो एक चला देता है। अब आप देखता हूँ मैं ट्विटर के ऊपर एक सवाल देख लेता है एक आदमी कि ये इस पिक्चर का मतलब क्या, उसके ऊपर 1 मिलियन आ जाता है व्यूज। तो ये जो सोशल मीडिया हाइप है ना, उसकी वजह से कंफ्यूजन बड़ा क्रिएट हो रहा है। ये आपकी बात सच है कि बीजेपी का अध्यक्ष अब तक अपॉइंट हो जाना चाहिए था, परंतु अगर पिछले 15 साल की हिस्ट्री देखें, मैंने देखा है उसके अंदर बीच 1-2 जगह छोड़ करके हर बार टर्म के बाद एक्सटेंशन मिल रहा है और सस्पेंस बनता रहा। अडवाणी जी थे, अटल जी थे, तब भी जब चंद्रबाबू नायडू को नायडू जी को बनाया था, जब वाइस प्रेसिडेंट थे अपने, उनको बनाया था, वेंकैया नायडू को 2 बनाया, उसके बाद प्रॉब्लम थी, उसको अडवाणी दोबारा बने, उनको हटा दिया गया, अडवाणी जी को हटा के फिर राजनाथ जी आए, तो राजनाथ जी को प्लेस से गडकरी को लाया गया था, तब भी 1 साल के बाद बने, एक्सटेंशन दिया। हर प्रेसिडेंट को 2 साल की जगह 4 साल एक्सटेंशन मिला है, ये देख रहे हैं। तो एक टर्म के अंदर कोई नहीं रहा। नड्डा जी हैं जो 2 टर्म के बाद भी एक्सटेंशन के बाद चल रहे हैं, तो वो कोई नहीं रहा। जब गडकरी आए थे, यंगेस्ट जब बने थे, उस वक्त बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। मोहन भागवत जी ने मेरे को सीधी बात में कहा था कि दिल्ली का कोई भी व्यक्ति नहीं बनेगा। उसके बाद उन्होंने टीवी को इंटरव्यू कभी नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल बात मैंने बोल दी। तो ये है कि आरएसएस वाले बैकड्रॉप पर करते हैं, परंतु तब भी इतने सारे कैंडिडेट थे और काफी देर के बाद चुनाव हुआ था, एक्सटेंशन होता रहा। पर इस बार थोड़ा जो वर्किंग प्रेसिडेंट का जो फॉर्मूला था, जो पहले नहीं था, अमित शाह जी जब अध्यक्ष बने उसके बाद उन्होंने नड्डा को 1 साल के लिए वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए रखा और बाद में होम मिनिस्टर होते हुए भी वो होम मिनिस्ट्री भी रहे और नड्डा जी वर्किंग प्रेसिडेंट है। उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने। एक प्रक्रिया वो बनाते हैं बीजेपी के अंदर, वो फॉर्मेलिटी होती है। इस बार मैं कह सकता हूँ बहाना उनके पास एक है कि उन्होंने बीच के अंदर इलेक्शन अनाउंस कर दिए। वो टैक्टिक थी या कुछ था, वो इलेक्शन अभी भी स्टेट्स में चल रहे हैं। जब तक स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं आते, वो जाकर के एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, फिर वो जाकर के अध्यक्ष को चुनाव करते हैं। वो प्रोसेस दिसंबर के एंड तक खत्म होना और जनवरी में जाके होना, ये उनका ऑफिशियल स्टैंड है। उनके सब इलेक्शन चलते हैं। परंतु आपकी बात ये है कि ये लगता है कि उसके अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि क्यों चुनाव हो रहा है, क्योंकि पहले आपके पास है कि आप चुनाव अपने हिसाब से करते हैं। मेरे को लगता है कि ये चुनाव जब भी होगा कि अगला प्रेसिडेंट भी लगता है जो प्रेसिडेंट होगा इस पार्टी का, कोई 12 असेंबली चुनाव होनी है और उसके बाद पार्लियामेंट का चुनाव दोबारा से आ जाएगा। जब ये अध्यक्ष बनेगा, 4 साल की टर्म होगी इनकी भी, तो भी नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन उसी अध्यक्ष के अंडर होगा। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए किसी अध्यक्ष की चुनाव के हो सकते, जो हो सकता है यंगर जनरेशन में हो, जिसके पास समय हो, जो टाइम दे सकता हो, जो आरएसएस का कमिटेड वर्कर हो, उसके ऊपर बातचीत चल रही होगी। हो सकता है उसके अंदर डिस्कशन में टाइम लग रहा है कि दोनों तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, अपोज करने वाले और सपोर्ट करने वाले। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ज्यादा मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जो मेरे को इंडिकेशन, जो बॉडी लैंग्वेज लोगों से बात करते हैं, उसके अंदर आरएसएस के लोगों या दूसरे लोगों, हालांकि आजकल आरएसएस लीडरशिप पत्रकारों से मिलती नहीं है, उन्होंने भी बंद कर दिया। उनको लगता है कि हम लोग स्पेकुलेशन ज्यादा करते हैं, उनसे बात चाय पीने जाते हैं, सुनते कुछ और है, बोलते कुछ और है। तो उन लोगों ने फैसला कर लिया कि हम पत्रकारों से नहीं मिलेंगे, चाहे वो आरएसएस के बैकग्राउंड के हो। तो इसलिए हम लोगों को खबर नहीं मिल रही। परंतु मैं ये कह रहा हूँ डिस्कशन बड़े हाई लेवल पे चल रही है, रोज नाम डिस्कस हो रहे हैं, हर तीसरे दिन हो रहा है और इस महीने के एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक हर हाल में अध्यक्ष बन जाएगा। और उसमें कैंडिडेट कौन से, शिवराज चौहान भी हो सकते हैं, राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस तो बन गए, तो आउट हो गए। उसके अंदर स्मृति ईरानी भी हो सकती है, महिला पहली बार हो सकती है।
ऐसे कि मेरे को लगता है इस बार सरप्राइज फिर होगा अध्यक्ष ऐसा, जिसके बारे में हम और आप सोच नहीं पा रहे अभी तक, क्योंकि मोदी जी और संघ के लोग भी चाहते हैं कि सरप्राइज यंग लोगों को आगे लाया जाए, क्योंकि आरएसएस का स्टेक पॉलिटिक्स में अब ज्यादा है। ऑपोजिशन का टारगेट आरएसएस है, बीजेपी नहीं है। मोदी और आरएसएस, मोदी और आरएसएस। तो जितने भी अटैक होते हैं मोदी जी के ऊपर कम होने शुरू हो गए, आरएसएस के ऊपर ज्यादा हो रहे हैं। तो आरएसएस अपने फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए मोदी जी के साथ मिलकर के एक सरप्राइज एलिमेंट आ सकता है, मेरे को इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नाम जो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, मैंने स्मृति ईरानी का नाम ऐसी हवा में चला दिया, परंतु हो सकता है वो भी बन जाए, कि जिस तरह से वो एक्सपोजर उनको मिल रहा है पब्लिक में, हर फंक्शन में वो दिखाई दे रही हैं। लंदन में जो 5 देशों के अंदर किताब जो मोदी जी की मन की बात डायलॉग, मोदी डायलॉग रिलीज किया गया, उसके स्मृति ईरानी सारे देशों में घूमी, वहां पर वहाँ के हाई कमिश्नर एम्बेसडर ने स्पेशल मीटिंग्स की, बड़े बड़े लोग आए वहां पर। तो मोदी जी के प्रचार करने के लिए स्मृति ईरानी को भेजा गया, वो कई और भी जगह है। और शिवराज चौहान तो वैसे भी बड़े एक्टिव हैं एक्शन के लिए। मेरे को लगता है कि कोई नया नाम आएगा, पर वो जिसका आरएसएस के साथ लॉन्ग संबंध रहा हो, शाखा पे जरूर गया हो। जो शाखा जिसकी संघ आयु नहीं है वो अध्यक्ष नहीं बनेगा, इसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर इससे अलग हटके थोड़ा बातचीत करें, क्या आपको लगता है कि जो मोमेंटम अपोजिशन को मिला था वो मोमेंटम अपोजिशन ने पूरी तरीके से खो दिया है? हालांकि एक चीज इस बीच में कही जाती है, आपने बिल्कुल सही कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव को तो हाइप दी गई, लेकिन 4 चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र। हरियाणा महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीती और जम्मू कश्मीर और झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन के लोग जीते। लेकिन माहौल ऐसा बना है जैसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन अब पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर है। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में दरार काफी है और उसको सरवाइव करना आसान होगा या सरवाइव करना मुश्किल होगा? नहीं, इंडिया गठबंधन तो वैसे ही लूज था एक अलायंस, कोई क्या ऑल इंडिया लेवल। ममता बनर्जी कभी कई कैंपेन में गई नहीं, आज तो उन्होंने क्लेम कर दिया मेरे को लीडर बना दीजिए। क्या एजेंडा इस तरह से। अब चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश का कहेगा कलकत्ता सबसे गंदा शहर है, तो सब रिएक्शन तो होगा ना, क्योंकि ये लोग आप बोलते हैं जब भी भाषण होते हैं, ये नहीं कि जानबूझ के वो अटैक कर रहे हैं ममता के ऊपर, कि भाषण चटपटा हो जाए, उसको नमक में शोध, वो कलकत्ता का नाम निकल गया उनके मुंह से, बोल दिया विदाउट रियलाइजिंग कि वहां पर रिलायंस पार्टनर है। अब जम्मू एंड कश्मीर चुनाव हुआ, उमर अब्दुल्ला भी कई बार बोल देते हैं, ये अपना अपना एजेंडा भी तो है, इनकी अपनी टर्फ है, जहाँ कांग्रेस और रीजनल पार्टी में झगड़ा है, तो रीजनल पार्टी चाहती है, वो रीजनल पार्टी सेंटर में बीजेपी के खिलाफ है, परंतु स्टेट में कांग्रेस के खिलाफ हो जाती है। आप है जैसे आप नेशनल लेवल पे अभी भी अलायंस का पार्टनर है, परंतु दिल्ली में मिलकर के आप झगड़ा कर रहे हैं, आप लड़ेंगे एकदम, पंजाब में भी लड़ाई करेंगे और पंजाब में आप जीत गई चारों सीटें। तो मेरे को लगता है रीजनल जो अलायंस है अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। नेशनल लेवल पे इकट्ठे हैं, लोकल लेवल पे अपने अपने इंटरेस्ट हैं, उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उनके पास क्योंकि लीडर नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके ऊपर कोई, सोनिया गांधी जब से बैक स्टेज दी है तब से अलायंस के अंदर कोई भी एक ऐसी आवाज नहीं है जिसको सारे प्यार से सुने, रिजेक्ट करें और रिएक्ट करें। जो चार खड़गे साहब कर सकते हैं, खड़गे साहब अभी भी कम बोलते हैं, परंतु फिर भी उनको ऐसा लगता है कि वो तो गांधी परिवार के ही एकदम रबड़ स्टैंप है, वो जो कहते हैं वही किया जाता है। तो जब तक इंडिया परिवार, इंडिया का कोई क्रेडिबल लीडर नहीं बनेगा, तब तक इंडिया परिवार के अंदर आप छोटी मोटी ये बोलते रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है सबके सब। तो इंडिया परिवार, इंडिया नीड्स ए क्रेडिबल टॉल लीडर, उसके बिना वहां पर जिसको प्रधानमंत्री बनने का शौक नहीं हो, सबसे पहले। तभी ये इंडिया परिवार अभी बिखरा हुआ है, क्योंकि उनको दो हार दिखाई देती हैं, परंतु जो इंडिया के अंदर बाकी लोग का लीडर है, जैसे अखिलेश है, यूपी के अंदर चुनाव हार गए बाई इलेक्शन में, अब कैसे हारे इसके ऊपर चर्चा हो सकती है, क्योंकि उनके पास सीटें नहीं, बीजेपी की 5 सीटें थी, वो लोग ज्यादा लेकर के आ गए, तो दूसरी बात है। तो इसी में को लगता है कि इंडिया अभी थोड़ा सा लगता है कि वहां पर डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि उनके ऊपर यूनिटी ऑफ पर्पस है, यूनिटी ऑफ आइडियोलॉजी नहीं है कि क्या करना है, क्योंकि आज तक वो कोई नेशनल मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना पाए कि वो सारे देश के अंदर क्या करना चाहिए। लोकल उनको जब वो मिल करके एक मिनिमम प्रोग्राम बना करके चले, ये हमारा एजेंडा है, उसके ऊपर जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाती तब तक इंडिया के अंदर आपके दरार नजर आती रहेंगी। और अब बिहार का चुनाव जब आएगा उसे पता लगेगा। अब जब झारखंड देख लीजिए, इंडिया में दरार आई, दिखाई दी, परंतु तीनों इकट्ठे लड़े, सरकार भी उनकी बन गई, कांग्रेस वहां पर सबसे ज्यादा सीटें जीत के आ गई, 15 सीटें जीत के आ गई।
तो कांग्रेस के थोड़ा वहां पर रिवाइवल हुआ, महाराष्ट्र में पिट गए, यहाँ जीत गए। तो इंडिया के अपने फायदे भी हैं अगर वहां पर जैसे लीडर वहां पर शिबू सोरेन का बेटा जो अपना बड़ा इंपॉर्टेंट है वहां पर, ऐसा एक लीडर हर जगह चाहिए। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जहां उनका लीडर नहीं है, अखिलेश यादव यूपी का लीडर है, उसको मानना पड़ेगा, जो वो कहेगा आपको करना पड़ेगा। दिल्ली में आपके केजरीवाल लीडर हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए हर स्टेट के अंदर कांग्रेस पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल, जो इंडिया अलायंस अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा है, कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जो है ही होल्ड ऑल द पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका काम है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप पार्लियामेंट में इकट्ठा करिए सबको, वहां भी नहीं कर पा रहे। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको अपना लीडर पहला ऐसे बनाना पड़ेगा जो बाकी पार्टी को भी एक्सेप्टेबल हो, उनसे डायलॉग भी करे। राहुल गांधी कभी मेरे को देखा किसी बाकी लीडर्स के साथ बैठ करके चाय पी रहे हो कहीं पर, आपने कोई देखा? प्रभु, लोकसभा चुनाव के बाद ये कहा गया था कि राहुल गांधी अब उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इंडिया गठबंधन में बढ़ गई है, अब वो लीडर ऑपोजिशन बन गए हैं और वो शायद स्वाभाविक तौर पर अब इंडिया गठबंधन के लीडर हैं। क्या हरियाणा और महाराष्ट्र की हार के बाद उनकी इमेज को डेंट लगा है, उनको नुकसान पहुंचा, उनको धक्का लगा है और अब उनकी लीडरशिप को लेकर भी क्वेश्चन मार्क हो गए हैं? नहीं, आप देखिए ना, जो भी जीत हुई है, आप राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी पहले से ज्यादा है, ये बात सच है, क्योंकि यात्रा दो उन्होंने निकाली, उसके बाद कैंडिडेट बन की, परंतु एक वो लीडर की तरफ जो है, जिस तरह के नेशनल लीडर होना चाहिए सब पार्टीज का, वो नहीं है। अगर उनका उद्देश्य ये कि मैं अभी 55 साल का हूँ, 54 साल का हूँ, 70 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनूंगा, 15 साल तक यात्रा करते रहूंगा और एक कांग्रेस को दोबारा से खड़ा कर पाऊंगा, तब दूसरी बात है कि अपने 10 साल का आपके टाइम टेबल फ्रेमवर्क है, 65 साल की उम्र के अंदर शायद मैं बन जाऊं और कांग्रेस को यात्रा कर करके, तब तक बीजेपी भी कितने साल रहेगी? अल्टीमेटली टाइम पीरियड होता है ना हर पार्टी, 25 साल 30 साल। हालांकि मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, कोई भी पॉलिटिकल लीडर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर 25 साल तक नहीं करता रहा, या आप 12 साल वहां करके आए, 11 साल यहाँ भी होने वाले हैं। इस तरह का कंटिन्यूटी लीडरशिप में रहने वाला कोई व्यक्ति संसार में है नहीं। तो आपको अगर राहुल गांधी की वजह से, राहुल गांधी जो अपने आप को बाकी ऑपोजिशन लीडर्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने कभी ममता से आज से चाय पी बैठ कर के लिए नहीं, मेरे को एक बार भी एग्जाम्पल ला दीजिए। तो उनका जो अपना पीयर ग्रुप है, जैसे अखिलेश यादव है, जैसे अब्दुल्ला है, उमर, इन सब लोगों से बैठ करके कभी एक स्ट्रेटजी डिस्कस की नहीं की। तो ये जो है ना कि पॉलिटिकल बैठ के होता क्या, आप तो पॉलिटिकल एनिमल हैं, मैं भी पॉलिटिकल देखता रहता हूँ। पॉलिटिकल जब तक टीम नहीं बनती है नेशनल लेवल के अंदर, तब तक टीम के अंदर अल्टरनेटिव एजेंडा डिस्कस नहीं करें। आप लाइक माइंडेड पार्टी के लीडर्स के साथ मीटिंग करें, इश्यू डिस्कस करें, फ्यूचर की बात करें। राहुल गांधी में वो सब नहीं है। वो एक आइटम को पकड़ लेते हैं, उसके पीछे लग देते हैं, उसके पीछे लोग हों या नहीं हों, परंतु स्ट्रक्चर जब नीचे से खड़ा नहीं हुआ ऑपोजिशन का, आप नारा लगाते रहिए, आप चाय पीजिए, हरिजन बस्ती में जाकर के बैठ जाइए, आप सड़कों में चले जाइए, पट्टा सरों क्या जो नोएडा में धरना दिया, इस तरह कर लीजिए, परंतु उससे पॉलिटिकल वर्कर नहीं खड़ा हो रहा। क्योंकि कांग्रेस वर्कर को लगना चाहिए कि फ्यूचर इनका है, नए लोग जुड़ रहे हैं इनके साथ, परंतु राहुल गांधी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया अलायंस एक्टिव नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पे इसी बात को लेकर ये कि आपने कहा कि एक मुद्दे को लेकर खड़े हो जाते, क्या आपको लगता है कि अडानी का सवाल जो है वो राहुल गांधी की जिद ज्यादा है और ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे लोग जुड़ सके, या इस मसले को लेके इंडिया गठबंधन के अंदर बहुत मतभेद है? क्या ये गलत मुद्दा है? वन आइटम एजेंडा किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट में सक्सेसफुल नहीं होता। अगर सच बोफोर्स था एक एग्जांपल जिसको आपने देखा था, सक्सेसफुल रहा था, वोट बने थे, 140 सीटें जनता पार्टी को मिली। और बोफोर के अंदर क्योंकि डिफेंसिव है कांग्रेस पार्टी, और उसके अंदर काफी एविडेंस इस तरह, हालांकि कोई भी सजा आज तक नहीं हुई, सारे के सारी बरी हो गए, दूसरी बात है, पर नैरेटिव खड़ा कर दिया था। राफेल में आपने कोशिश करने की, आपने राफेल है, चौकीदार चोर है, सब नारे लगाए, क्या हुआ? 303 सीटें आएगी, उसके बाद बढ़ के आ गई। तो उसके साथ कुछ और जोड़ा जाता तो लगता कि कई बार राफेल जो है उसके साथ राफेल लगता कि करप्शन है, परंतु एक आइटम को लेकर के चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, नेगेटिव पब्लिसिटी वो काम करती नहीं। इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए था। अडानी ठीक है या गलत है, मैं उस इशू में नहीं जाना चाहता, परंतु अडानी को बार बार एक इशू बना करके हर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनके साथ अलायंस कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, हर पार्टी ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं,
तो बिजनेसमैन को टारगेट बनाना, अगर जैसे है कि पहले क्या हुआ था, प्रो रिच इमेज बन गई थी, हमारा क्यों आ रहे थे कि हम प्रो रिच पार्टी हैं, ये है, उसमें एक आदमी की बात नहीं थी। हालांकि तब भी कितने स्कैंडल, स्टॉक एक्सचेंज में एक्स्ट्रा 2 आए थे, अटल जी की सरकार में भी आए थे। तो मेरे को लगता है राहुल गांधी जो एक पर्सनैलिटी ड्रिवन किसी एक आदमी मुद्दा बता देते हैं, वो पॉलिटिकल काम नहीं कर रहा। अडानी के ऊपर जितना अटैक कर रहे हैं, उतनी यूनिट मीडिया के अंदर भी आप देखते हैं प्रो कॉर्पोरेट लैंग्वेज होती शुरू हो जा रही है आजकल, बिजनेस लैंग्वेज। और जो भी करना चाहते हैं आप प्रूव कर नहीं पा रहे किसी चीज को, कोर्ट में आप प्रूव नहीं कर पा रहे। आप कहेंगे हमने इंस्टीट्यूशन को कब्जा कर रखा, ठीक है, उसकी बात जो आप कह रहे हैं, परंतु उल्टी के बाद पब्लिक तो उनको जिता रही है ना। आप पब्लिक को अपने इश्यू के साथ क्यों नहीं जोड़ पा रहे? फिर कहेंगे ईवीएम ने मैनिपुलेट कर दिया। भाई झारखंड में क्यों नहीं किया? ईवीएम में गड़बड़ है, मेरे को लगता है कोई ना कोई प्रॉब्लम है थोड़ी सी, परंतु सवाल है मुद्दा उठाइए जिसको पब्लिक अपने साथ जोड़े। अडानी गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं, इससे पब्लिक को क्या नुकसान हो रहा है? उनको अगर फ्री मेडिकल मिल रही है, उनको फ्री सब आयुष्मान योजना मिल रही है, उनको फ्री राशन मिल रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है, तो वो अडानी को बंद करने, अडानी को गाली देने से क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने गरीबियों के मुद्दे उठाए, किसानों के मुद्दे उठाए, संविधान का मुद्दा उठाया, उससे जोड़िए ना, उसी को आगे बढ़ाइए थोड़ा सा। आप मुद्दे उठाइए जनता से जुड़े हुए, अडानी को बीच में डालिए। आपको क्या लगता है ये प्रियंका की एंट्री जो लोकसभा के अंदर हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को थोड़ी मदद मिल पाएगी? क्योंकि प्रियंका के बारे में कहा जाता है व्यवहारिक पॉलिटिक्स करती हैं भाई, अगर पूरी तरीके से थ्योरेटिकल या वन इशू को लेकर बढ़ते हैं। नहीं, प्रियंका मैंने तो अभी ज्यादा देखा नहीं कि कभी अडानी के बारे में कभी बोला उन्होंने। मेरे को लगता है बहुत कम बोली, 1-2 बार के बोला, मेरे दिमाग में है नहीं। अच्छे राहुल गांधी बोलते रहते हैं और बाकी 1-2 लोग उनके साथ, जयराम रमेश जैसे जो नॉन इलेक्टेड लीडर वहां बैठे हैं, वहां पर बोलते रहते हैं। मेरे को लगता है प्रियंका गांधी अगर थोड़ा बोलेंगी, उनकी वो बोलती भी बड़े आराम से हैं, बड़े उनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी है, उसकी वजह से फायदा हो सकता है पार्टी को। क्योंकि वो अगर आगे बढ़े थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि एग्रेसिवनेस उनमें वो नहीं है जैसे रूखापन राहुल गांधी के अंदर है, जो गुस्से में कई बार बोल देते हैं, एरोगेंट लगते हैं अपने आप में। ऊपर चार्मिंग उनके विपरीत है बहन उनकी, तो उनके आगे बढ़ने, परंतु अभी एक्सपीरियंस बहुत कम है कि पार्लियामेंट के अंदर देश का, हमारा भारतवर्ष देश ऐसा बिखरा हुआ है, इतनी डाइवर्सिटी है, उसके अंदर लोगों को, नेताओं को थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए कि 42 पार्टियां हैं जहां पर, वहां पर 4 पार्टियां आपकी दूसरी तरफ है, बाकी 38 पार्टियों के साथ बना के रखने के लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, उनके नेताओं से जानना पड़ेगा। तो वो जान पहचान उनकी अभी है नहीं, उनको पूर्णकालीन राजनीतिक नेता बनना पड़ेगा। अभी जो है प्रियंका गांधी फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, उनमें पोटेंशियल मेरे को लगता है सबको साथ लेकर लड़ने का, परंतु क्योंकि अगर पार्लियामेंट की एज जो देखेंगे उसके अंदर एज थोड़ी कम हुई है, परंतु कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एवरेज एज उनके एमपीसी कम हुई है, नए लोग आए हैं, तो उनको जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन को मोबिलाइज नहीं करती, जब तक ऑर्गेनाइजेशन से बात नहीं करती, जब तक वर्कर्स और लीडर के साथ मिक्स नहीं होती, गांधी परिवार का वर्कर के साथ, मिडिल लेवल वर्कर के साथ कनेक्ट मिनिमम है, वो सराउंडेड बाय देयर ओन पीपल, उसकी प्रॉब्लम है कि गांधी परिवार जब तक 10 नंबर से या जहां भी रहते हैं राहुल गांधी, उससे निकल करके बाहर आम लोगों से, अपने वर्कर्स से जो बनना चाहते हैं, जैसे केजरीवाल तो उस पार्टी में थे, किस तरह से खड़ी की, नए लोग महलों से ढूंढे, उनको खड़ा कर दिया, सब जीत गए। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं खड़ा कर पा रही? मोदी जी ने इतने सारे नए चीफ मिनिस्टर खड़े कर दिए 50 साल की उम्र के, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं नए नेताओं को, नए वर्कर्स को लाके दिल्ली के अंदर, अभी भी उनके पास मुख्यमंत्री का फेस नहीं है, बीजेपी का भी नहीं है, वो दूसरी बात है। किसी स्टेट के अंदर आप उठा कर कीजिए, जैसे हरियाणा के अंदर स्वयं हुड्डा का कोई फेस ही नहीं है, किसी स्टेट के अंदर कांग्रेस का मेरे को एक फेस भी बता दीजिए। अभी हैदराबाद में खड़ा किया, सक्सेसफुल हो गए जी, कर्नाटका में उनके पास यश कुमार सक्सेसफुल हो गए, परंतु स्टेट लेवल के अंदर मेरे को 18 या 20 प्रदेशों में से नाम तो बता दीजिए। किसी जमाने में आप देखते थे तिवारी जी थे, कुछ और थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे, ऐसे 50 नाम गिरा सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी में गांधी के बाद 4 लोग गिना दीजिए जो सारे इंडिया में पॉपुलर हो कांग्रेस नेता के नाम से, नहीं है, नहीं। बीजेपी के 50 नेता नेशनल लेवल पर पॉपुलर। तो कांग्रेस पार्टी सफरिंग फ्रॉम टैलेंट, लीडरशिप, फैमिंग, अकाल है वहां। उस अकाल को खत्म करके राहुल गांधी को कोई खतरा नहीं है, गांधी परिवार को कोई नहीं हटा सकता, इसलिए अपने लेवल पे नेशनल नेता खड़ा करो। जयराम रमेश से कोई बात बनने वाली नहीं है, या अपने केसी वेणुगोपाल से बात बनने वाली नहीं है।
तो आप थोड़ा निकलिए। वो जी कांग्रेस पार्टी के वर्कर से मिलते हैं, वो कहते हैं मिलने का तरीका नहीं है, फोन किसको करें। बीजेपी में भी यही बिल्कुल। प्रॉब्लम। सर आखिरी सवाल ये कि इस वक्त ईवीएम को लेके बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और ये बार बार कहा जा रहा है कहीं ना कहीं या तो बहुत साइंटिफिक रिगिंग की जा रही है या ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जब विधायकों की शपथ ली गई तो उसमें सारे विपक्ष ने इसका बायकॉट किया और ये कहा कि ईवीएम की गड़बड़ की वजह से कुछ गड़बड़ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जाके इलेक्शन कमीशन के सामने भी कहा कि भाई 45 लाख नए वोटर जुड़ गए, हर विधानसभा के अंदर 10,000 वोटर काटे गए। और अरविंद केजरीवाल भी इस बारे में कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भी वही चीज की जा रही है। क्या ईवीएम से कुछ गड़बड़ी हो रही है या इलेक्टोरल प्रोसेस को मैनिपुलेट किया जा रहा है? ये आरोप गंभीर है, पर कितना गंभीर है? भाई पहले भी जब ईवीएम नहीं तभी लगता था कि जितनी मशीनें वहां पर जो बक्से होते लोग उठा करके ले जाते थे, नए लोग से ले जाते, आप देखते होंगे वो हिंसा भी बहुत होती, वायलेंस होती थी। जितने जहाँ के वो मतदान पेटियां थी गायब हो जाती थी, कब्जा कर लिया जाता था। ईवीएम के ऊपर शक उठाया जाता है। अब सवाल की फैसला करना पड़ेगा। 32-33 इलेक्शन हुए हैं, उसमें से बीजेपी ने 17-18 जीते हैं, बाकी पार्टियों ने 16-17 जीते हैं। वो कैसे जीते? या तो कहें कि ईवीएम मोदी जी सेलेक्टिवली फिक्स करते हैं कि स्टेट में हमने आज झारखंड में इसको जिताना है, महाराष्ट्र में हमें जीतना है। ये तो हो नहीं सकता। ईवीएम के अंदर पॉसिबिलिटी है क्योंकि कई जगह वोट ज्यादा पड़े हैं, वोट काउंट करते हैं। परंतु सवाल ये कि ऑपोजिशन पार्टी हारने के बाद ये सवाल क्यों उठाती है? बाइकआउट करो आप। सारी नेशनल अलायंस पार्टियां कर लें कि हम जब तक ईवीएम नहीं हटाओगे हम इलेक्शन लड़ेंगे। वन साइड इलेक्शन होने दे, 442 सीटें जीतने तो बीजेपी को। इश्यू को तो बनाइए ना आप। जहां आप जीत जाते हैं वो शूट करते हैं। ईवीएम के ऊपर हार के बाद उठाना, उससे पहले लड़ना। अगर वहां पर महाराष्ट्र में जीत जाते हैं लोग फिर ठीक थी। अब झारखंड में जीत गया, वहां के नहीं उठा रहे। तो सवाल है कि एकदम कन्विक्शन, इट शुड नॉट बी मैटर ऑफ कन्वीनियंस कि जब मेरे सूट करता है मैं उठाऊंगा। अगर आपको ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में आप हार गए हैं, तो पॉलिटिकल स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या है कि आप सारी पार्टियां फैसला कर लो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए क्या होता है। अपने को एस्टेब्लिश करिए ना। अब अपने नेताजी हैं केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, यूनिवर्सिटी सारी बदल दी। चलो ये वन साइडेड होने दो। वैसे ही वन साइड सरकार आपकी 3/4 पावर तो आपसे ले ली, 80% पावर आपके पास है नहीं, आप चपरासी भी नहीं अपॉइंट कर सकते। तो जब सरकार ही आपका नहीं, क्यों गाड़ी घोड़ा लेने के लिए बैठे ना आप अदर के। हर सरकार में जब आपके पावर नहीं है, चीफ मिनिस्टर झारखंड का जेल में डाल दिया जाता है, दूसरा चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ता है, तो उस हिसाब से आपको जब पता है कि कुछ नहीं है, ईवीएम के माध्यम से ये लोग जीत करके आ रहे हैं, तो लेट देम डिसाइड कि हम ईवीएम के जब तक चुनाव होगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक इलेक्शन बिना ऑपोजिशन के सारी पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ सफरन दिखाई देना चाहिए, भगवा ध्वज के लोग बैठे होने चाहिए, हो जाए। तो मेरे को लगता है ईवीएम में दम तो है, कहीं ना कहीं होता है, गड़बड़ है मशीनें। जैसे 15 सुप्रीम कोर्ट के सारा है कि 1500 वोट पर पोलिंग बूथ कर लिए, आपका जो टाइम है उसके अंदर 1500 वोट पड़ ही नहीं सकते, 1200 भी नहीं पड़ सकते के अंदर। क्वेश्चन तो नहीं है, परंतु जिस से मैकेनिज्म बना है ईवीएम के अंदर, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने किया है, इग्नोर किया है। इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट दिखाई नहीं देता। बाय कंडक्ट पे शिकायतें हैं, उसकी इंक्वायरी करिए। उन्होंने कहा कि रिकाउंट कराइए, वीवीपैट जो आपने पैसे भी जमा करा दिए, आप क्यों नहीं कराए कि कोर्ट ऑर्डर करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी इनकम्पिटेंस से, नॉन एक्शन से, इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क खुद लगाया है, एक्शन ना लेकर के। अगर उनको विश्वास है, जो भी कंप्लेन करता है पैसे जमा कराए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, इलेक्शन काउंटिंग कराइए ना। मेरे को लगता है ईवीएम को बदनाम करने के पीछे इलेक्शन कमीशन भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, नॉट टेकिंग एनी एक्शन। तो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आपको विश्वास नहीं है तो आप चुनाव हारने के बाद उठाइए। अगले 5 साल जहाँ नहीं हो रहा है, बनाते रहिए इश्यू, आप धरना दीजिए, मार्केट में जाइए, प्रदर्शन कीजिए, पैम्फलेट बांटिए। 5 साल के लिए बना लीजिए, जब तक ईवीएम नहीं हटेगा हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। अब जब पार्लियामेंट चल रहा है तब तक हल्ला मचाते रहेंगे, उसके बाद चुपचाप रहेंगे, फिर अब लग जाएंगे इलेक्शन। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक जो है टाइमिंग जी, वो ठीक नहीं है। यू मेक एन इशू विच इज पार्ट ऑफ योर मैनिफेस्टो कि हम इलेक्शन में आएंगे, जो जीत के तो हम ईवीएम में हटा देंगे। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।